ठीक है भाई। तो पिछले क्लास में हमने आपको न्यूटन का तीसरा कानून बताया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या? एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक्शन को उसके सजाए करते हैं F1। पहली चीज़ दूसरी चीज़ पे एक्शन लगा रही है, नतीजे में क्या होगा? दूसरी चीज़ पहली चीज़ पे भी रिएक्शन लगाएगी। एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। ठीक है। तो जब आप हरकत पर गौर कर रहे हैं तो इसका हरकत से क्या ताल्लुक़ है? ये असल में लॉ है किसका? मोशन का। इस कानून के तहत हरकत होती है। सही है। तो ये आपको समझना है कि ये कानून हरकत को कैसे डिफ़ाइन कर रहा है। देखिए, जब भी कोई चीज़ चलती है तो एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में चलती है। समझ में आ रही बात आपको? देखिए, मैं मिसाल देता हूँ। हम जब चलते हैं ज़मीन के ऊपर तो हम क्या करते हैं? पैर से ज़मीन को पीछे फेंकते हैं और ज़मीन रिएक्शन में हमें आगे फेंकती है। पैर चलाने से नहीं चल रहे हम। अगर पैर 6 इंच ऊपर उठा दो ज़मीन से, जितने भी चला लो आप पैर, चलोगे नहीं आप, आगे नहीं बढ़ोगे आप। आगे आपको कौन बढ़ा रहा है? आपको ज़मीन आगे फेंकती है। क्यों फेंकती है? क्योंकि आप ज़मीन को पीछे फेंकते हो। ज़मीन को हम पीछे फेंकते हैं, ये हमारा एक्शन है। रिएक्शन में ज़मीन क्या करती है? हमें आगे फेंकती है। इस तरह से हम हरकत करते हैं। इसकी और मज़ीद समझने के लिए अगर मैं आपको ज़मीन पर चलने का कहूँ तो आप आसानी से चल लेते हैं। फर्श पर मैं चलने का कहूँ तो थोड़ा आपका पैर स्लिप होता है, उतनी तेज़ नहीं चल सकते आप। और अगर मैं आपको जो बिल्कुल चिकना फर्श है संगमरमर का, उसके ऊपर कहूँ कि इस पे चलें, तो उस पे आपको चलना उससे ज़्यादा क्या होता है। और अगर मैं संगमरमर के फर्श के ऊपर ऑयल बिछा दूँ पूरा चिकना और अब आप कहूँ अब चलें इस पे, तो अब आप जैसे ही पाँव रख के ज़मीन को पीछे फेंकना चाहते हो, क्योंकि आपकी पाँव की ग्रिप ज़मीन के साथ बनती नहीं है और वो पीछे फेंकती नहीं है, बल्कि आपका पैर क्या हो जाता है? फिसल जाता है। तो नतीजे में आप आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए क्या शर्त है? एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा? आप आगे बढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो रही है आपको? हम ऐसे नहीं चलते यूँ पैर उठा के, यूँ फिर पीछे से उठा के। पीछे से पैर आगे खुद आता है हमारा, खुद नहीं आता है। वो किसने फेंका होता है? ज़मीन ने फेंका होता है। यानी हम ज़मीन को क्या करते हैं? पीछे फेंक रहे होते हैं, ज़मीन हमें क्या करती है? हमारे पैर को आगे फेंकती है। ये बात समझ लें इस तरह से। अच्छा, इसी की मिसाल ले लें कश्ती। पानी के अंदर कश्ती खड़ी है। ये पानी और कश्ती दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। कश्ती वाला क्या करता है? चप्पू से पानी को पीछे फेंकता है। पानी को कहाँ फेंकता है? पीछे। पानी क्या करता है? कश्ती को आगे फेंकता है। समझ में आ रही बात आपको? या तो वो चप्पू से फेंकेगा या वो मशीन लगी होगी जो प्रेशर देगी पीछे की तरफ। किसको फेंक रही है? पानी को पीछे फेंक रही है। पानी क्या करेगा? आगे फेंकेगा। हमेशा याद रखिए, मोशन हमेशा एक्शन और रिएक्शन की वजह से होती है, वरना मोशन कभी भी नहीं होगी। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ऐसी मिसाल ले लें जहाज़ के उड़ने की। जहाज़ कैसे उड़ता है? जहाज़ रनवे के ऊपर ऐसे दौड़ता है, आगे कैसे भागता है? उसमें इंजन लगे होते हैं 2, वो पीछे हवा फेंकते हैं, पीछे बहुत स्पीड से। जब वो पीछे फेंकते हैं तो हवा क्या करती है? पूरे जहाज़ को आगे फेंकती है। अच्छा, अब वो उड़ता है, रनवे पे दौड़ता है, भागता है, भागता है, भागता भागता है। अब वो होता है जहाज़ के जो पर होते हैं उसमें इस तरह मुड़ने की सलाहियत होती है, पीछे ब्लेड लगे होते हैं। जब जहाज़ सीधा जा रहा होता है तो ऐसे होता है, जब जहाज़ को उड़ना होता है तो उसके ब्लेड ऐसे हो जाते हैं। जैसी ब्लेड ऐसे होते हैं, सामने से जो हवा है वो यहाँ लगती है, यहाँ लग के वो कहाँ लगती है? ज़मीन पे।
तो हवा कहाँ लग रही है? ज़मीन पे। सही है, ज़मीन पे क्या लग रहा है? एक्शन। ज़मीन क्या करती है रिएक्शन में? जहाज़ को ऊपर उठा देती है। तो ये जो जहाज़ का ऊपर उठना है ये भी एक्शन का नतीजा है। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? देखो हेलीकॉप्टर चलता रहता है, लेकिन जैसे ही उसको उड़ना होता है उसके पर ऐसी सेटिंग में आ जाते हैं कि अब वो हवा को काट के कहाँ फेंकते हैं? ज़मीन पे। और इतनी ताकत के साथ ज़मीन पे फेंकते हैं कि ज़मीन रिएक्शन में क्या करती है? पूरे हेलीकॉप्टर को ऊपर धक्का मारती है। इस तरह से वो ज़मीन छोड़ के ऊपर उड़ जाता है। एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में मोशन होती है। हरकत बग़ैर न्यूटन के थर्ड लॉ के कहीं हरकत हो ही नहीं सकती। जहाँ गाड़ी चल रही है, गाड़ी जो चल रही है उसमें क्या हो रहा है? गाड़ी के टायर रोड को पीछे फेंक रहे हैं। आपने देखा जब टायर घिस जाते हैं तो क्या होता है? वो नहीं फेंक पाते सही से, तो फिर नए टायर लेकर आते हैं। नए टायरों में क्या होता है? खांचे बने होते हैं। वो खांचे क्या करते हैं? रोड को पकड़ लेते हैं जाम करके और फिर सलीके से पीछे फेंकते हैं। रोड भी ऐसी बनाई जाती है जो बिल्कुल चिकनी नहीं होती, उसमें डामर डाला जाता है, पत्थर होते हैं, रोड़ियाँ होती हैं, तो बिल्कुल खुरदरा होता है रोड, ताकि जो टायर है वो रोड को भरपूर तरीके से पीछे फेंक सके। जब वो पीछे फेंकेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप देखो कभी कभी गाड़ी जो है वो मट्टी में फंस जाती है। सही है, मट्टी में या कीचड़ में। ड्राइवर चला रहा होता है, पहिया घूम रहा होता है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही होती। क्यों घूम रहा होता है वो? कि पहिए और ज़मीन के दरमियान में कीचड़ है जो ग्रिप को बनने नहीं दे रही। तो रोड क्या करता है? ज़मीन को, टायर क्या करता है? ज़मीन को पीछे फेंकता है। ज़मीन क्या करती है? टायर को या गाड़ी को आगे फेंकती है। तो हमेशा जो मोशन होती है वो एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में होती है। ठीक है, ये रह गया। चलें, तो न्यूटन का तीसरा कानून हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि पहले ये पढ़ाऊंगा आपको और फिर हम वापस आएंगे। सही है, तो वापस आते हैं हम पेज नंबर 59 पर। फोर्स की डेफिनेशन अब आपको पता चल गया क्या होती है। फोर्स मतलब जो वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ में एक्सेलरेशन पैदा कर दे, या प्लस या माइनस। प्लस एक्सेलरेशन पैदा करने का मतलब ये है कि चला दे उसको मज़ीद, और माइनस एक्सेलरेशन पैदा करने का मतलब है उसको रोक दे। अच्छा, यहाँ पर एक बात न्यूटन के दूसरे कानून में रह गई, वो ये रह गई कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हमने पढ़ा था। सही है, तो इसमें आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्लस होगा। गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं आप, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, प्लस होगा। लेकिन अगर गाड़ी की डायरेक्शन की ये हो, गाड़ी की हरकत ये हो रही, या हरकत की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है, तो उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो माइनस में होगा। यानी गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये सेकंड लॉ में रह गया था। ठीक है, तो पेज नंबर 59 से आपका चैप्टर शुरू हुआ और इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी दी है। या आप खुद जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। 59 का मुताला आप खुद करेंगे। मैं आ गया पेज नंबर 60 पे एक नए टॉपिक के साथ, और इसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम सही है।
तो मोमेंटम से क्या मुराद है, पहले आपको ये समझना है, फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, फिर इसका यूनिट, ये सब बातें पढ़ेंगे। मोमेंटम किसे कहते हैं? किसी भी गाड़ी के अंदर हरकत की जितनी मिक़दार मौजूद है उसे उसका मोमेंटम कहते हैं। ऐसे समझें इसको, आसान समझने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट में हरकत की कितनी मिक़दार मौजूद है वो उसका मोमेंटम कहलाता है। ये जो डेस्क रखी हुई है इसमें हरकत की कितनी मिक़दार मौजूद है? नहीं है, तो हरकत ही नहीं कर रहा, हम बोलेंगे इसमें मोमेंटम नहीं है। इस पंखे में मोमेंटम है, ये हरकत कर रहा है, इसमें हरकत की कुछ मिक़दार अंदर है, इसके जमा हुई हुई है, लिहाजा वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम। और इसको समझने के लिए आसान मिसाल ये है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास ये एक सीधी सड़क है, ये सीधी सड़क के ऊपर एक जो है वो बड़ा ट्रक है, सही है, एक क्या है, ये मैंने सही बनाया, ट्रक नहीं बनाया, अब सही है, एक बड़ा ट्रक है, डंपर है, और इसी सड़क पर एक कार भी है। ये जो ट्रक है इसका तो मास बहुत है, ये जो कार है इसके मुकाबले में क्या है? हल्की है। ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसकी स्पीड भी 50 है और इसकी स्पीड भी क्या है? 50 है, ठीक है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसकी स्पीड भी 50 है, इसकी स्पीड भी। दोनों अपना इंजन बंद कर देते हैं, चाबी से इंजन क्या कर देते हैं। तो अब इसमें भी कुछ हरकत की मिक़दार है, इसमें भी हरकत की मिक़दार है। अब ये भी जाएंगे, आगे कहीं जाके रुकेगा डंपर, और ये कार भी आगे से कहीं जाके रुकेगी। आपके ख्याल में कौन ज़्यादा दूर जाके रुकेगा? डंपर। क्यों? इसका मास ज़्यादा है, इसका मास क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब ये है कि देखो स्पीड तो दोनों की सेम थी, लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से ये रेजिस्टेंस ज़्यादा पेश करेगा, यानी इसको रोकना आसान नहीं है। कौन रोक रहा है इसको? रगड़ की क़ुव्वत रोक रही है, हवा का दबाव रोक रहा है। और इसको भी कौन रोक रहा है? रगड़ रोक रही है, हवा का दबाव रोक रहा है। इसको रोकना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसका मास कम है। इसको रोकना, हमने इनर्शिया पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, कि जिस चीज़ में इनर्शिया होता है उसको हालत तब्दील नहीं कर सकते आप। हालत की तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश करेगा, ट्रक भी करेगा, कार भी करेगी। ट्रक ज़्यादा करेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अच्छा, एक तो ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि एक जैसी दो कार हैं, एक जैसी दो कार हैं। एक जैसी का मतलब जिनके मास क्या हैं? सेम है। इसका मास भी 100 किलोग्राम है और इसका मास भी कितना है? 100 किलोग्राम है। ये इस वक्त इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड और इस वक्त इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक साथ भाग रहे हैं। यहाँ दोनों ने क्या करा? एक साथ इंजन बंद कर दिया। अब आप बताइए पहले कौन जाके रुकेगी? ये रुकेगी या ये रुकेगी? 40 वाली पहले रुक जाएगी और 80 वाली। इसका मतलब है इसमें हरकत की मिक़दार ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसके लिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसमें हरकत की मिक़दार कम है। क्यों? क्योंकि इसमें, तो मैंने दो मिसाल दी। एक मिसाल में मैंने मास सेम रखा और वेलोसिटी डिफरेंट रखी। तो आपने बोला कि जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो पहले रुकेगी, उसका मतलब है उसमें हरकत की मिक़दार कम है। और दूसरी मिसाल में मैंने दोनों की वेलोसिटी क्या रखी? सेम रखी, लेकिन मास क्या रखा? अलग अलग। तो हमने देखा जिसका मास ज़्यादा होगा। यहाँ से क्या सामने आई बात कि जब कोई जिस्म हरकत करता है तो उसमें हरकत की मिक़दार मौजूद होती है, और हरकत की जो मिक़दार उसमें मौजूद होती है उसका इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, एक उसकी वेलोसिटी पर और एक उसके मास पर। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, और अगर
सॉरी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, हरकत की मिकदार ज़्यादा है, और अगर मास ज़्यादा है तब भी हरकत की मिकदार ज़्यादा है। तो इसका मतलब है मोमेंटम को ज़ाहिर करते हैं आप पी से। किससे ज़ाहिर करते हैं? ज़ाहिर वैसे एम से करना चाहिए, लेकिन किससे ज़ाहिर करते हैं? पी से। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या मतलब हुआ? मोमेंटम, मास अगर ज़्यादा होगा तो हरकत की मिकदार भी ज़्यादा होगी या मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अब हरकत की मिकदार को हमने इंग्लिश में क्या नाम दे दिया? मोमेंटम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट का, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब इन दोनों बातों को मिला दें आप, तो दोनों बातों को एक फार्मूले में यूँ लिख सकते हैं, M × V। ये M और V, ये देखो M भी इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और V भी इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M × V या M एंड V। किसी भी गाड़ी का मोमेंटम उसके मास और उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही है? प्रोपोर्शनलिटी को आप कन्वर्ट करें इक्वलिटी में, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट इनटू mv। इस कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकल्स में निकली है 1, तो इसको आप हटा दीजिए, सिर्फ क्या आ गया? तो यहाँ से मोमेंटम का एक फार्मूला डेवलप हो गया, P बराबर होता है M × V। और इसी से आप मोमेंटम की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बना सकते हैं। किसी गाड़ी के मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीपल हमेशा उसका मोमेंटम होता है। जो उसका मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? उसकी वेलोसिटी से। जो जवाब आएगा वो जवाब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हरकत की कितनी मिकदार जमा है उसके बराबर होगा, यानी उसके मोमेंटम के बराबर होगा। रुकें, इसको उतारें पहले मोमेंटम की। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को आप किस में नापते हैं? यूनिट का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? 1 यूनिट, 2 यूनिट। यूनिट का मतलब जिस लफ्ज़ से उसको नापते हैं। जैसे आप आटे को नापते हैं किलोग्राम में, पेट्रोल को नापते हैं लीटर में। सही है ना? ऐसे ही है ना? टाइम को नापते हैं सेकंड में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और कल हमने पढ़ा था फोर्स को नापते हैं न्यूटन में। फोर्स को किस में नापते हैं? हाँ, और फोर्स का असल में नाम न्यूटन नहीं है, असल में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मोमेंटम को किस में नापते हैं? मोमेंटम का फार्मूला है M × V। इसी फार्मूले से हम बनाएंगे इसका यूनिट। देखें कैसे बनता है। मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, और वेलोसिटी को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में। ये बात आपके समझ में आ गई? अच्छा, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या जानते हैं? किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? जबकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा रद्दोबदल कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ से चले, P बराबर है किसके? किलोग्राम। ये क्या लिखा? मीटर अपॉन सेकंड। इसका हमें क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। स्क्वायर बनाने के लिए सेकंड से मल्टीप्लाई भी किया और सेकंड से डिवाइड भी किया, ताकि ये वाला सेकंड मिलके क्या हो जाए? सेकंड स्क्वायर। तो अब आप आ गए यहाँ, मोमेंटम बराबर है किलोग्राम ऐसे लिखा, और ये मीटर ऐसे लिखा, और ये सेकंड और सेकंड मिलके क्या हो गए? सेकंड स्क्वायर। और ये वाला सेकंड ऐसे आ गया। तो ये चीज़ क्या बन गई पूरी? ये चीज़ पूरी क्या बन गई? न्यूटन। लिहाजा इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? न्यूटन। और वो क्या आ गया? सेकंड। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड, पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड। ठीक है, उतारिए।
ठीक है भाई, यहाँ से हमारे पास एक नई बात सामने आ गई कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। अच्छा, न्यूटन क्या होता है, फोर्स होती है, और सेकंड क्या होता है, टाइम होता है। तो मोमेंटम का एक अजीब फार्मूला और आ गया, F इंटू टी। ये क्या बात हुई, F इंटू टी, ये क्या है? सही, कौन सी फोर्स है ये और कौन सा टाइम है ये कि जिसको मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम बन जाता है? तो ये मैं आपको समझाता हूँ। जिस वक्त गाड़ी भाग रही होती है और हम उसका इंजन बंद करते हैं, क्या करते हैं? इसका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है। तो एक तो इनको मल्टीपल करने से इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं आप, इस वक्त जब यहाँ से ये निकली है। अगर आपको इसका मास और वेलोसिटी नहीं पता और फिर आप पता चलाना चाहते हैं इसका मोमेंटम, तो जब इंजन बंद करेंगे तो क्या होगा, ये रुकेगी। तो कोई फोर्स है जो इसको रोक रही है, रगड़ की फोर्स है, वो हवा के दबाव की फोर्स है, वो इसको रोक रही है। रोकने वाली फोर्स को आज जितने टाइम में जाके ये रुकेगी उस टाइम से भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रोकने वाली फोर्स को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जितने टाइम में ये जाके रुकेगी, तो भी जो जवाब आता है वो इस वक्त इसका मोमेंटम आ जाता है। ये समझ में आई बात? P बराबर है F इंटू टी। क्या मतलब क्या है? जब गाड़ी का इंजन बंद हुआ था उस वक्त उसमें कितना मोमेंट, हरकत की कितनी मिकदार मौजूद थी, अगर आप ये पता चलाना चाहते हैं तो आप क्या करें, वो वाली फोर्स जो उसको रोक रही है उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम से। सही है, जो जवाब आएगा वो क्या होगा, मोमेंटम होगा। यहाँ से एक अजीब बात और आ गई, वो देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, F किसके बराबर होता है, ये T इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, मजा कर क्या करेगा, डिवाइड P अपॉन T। P क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, M इंटू V अपॉन T। इसका क्या मतलब है, जिस वक्त गाड़ी बंद हुई थी, जिस वक्त गाड़ी, उस वक्त उसका मास क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, दोनों को मल्टीपल करके उस टाइम से डिवाइड कर दें जितने टाइम में वो जाके रुकी है, तो वो वाली फोर्स आ जाएगी जो उसको रोक रही है। देखो ये वाली फोर्स मालूम करना कितना मुश्किल काम है, कौन सी कितनी फोर्स रोक रही है। तो हम मोमेंटम की मदद से और टाइम की मदद से कितने टाइम में गाड़ी रुक रही है उस फोर्स का अंदाज़ा कर सकते हैं जो फोर्स उसको रोक रही है। गाड़ी जब ट्रेन भाग रही है और ट्रेन को अब रुकना है तो फोर्स लगेगी ना, या आप अगर उसको बंद कर दें और वो रुकते रुकते रुकेगी तो कितनी फोर्स उसको रोक रही है। तो वो फोर्स, रोकने वाली जो फोर्स है उसका अंदाज़ा आपको उसके मोमेंटम और जितने टाइम में वो रुक रही है उससे भी हो सकता है। तो देखिए मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, सब का एक दूसरे से क्या बन गया, रिलेशन बन गया। इसमें आगे फासले का रिलेशन भी बना सकते हैं, तो वो फासला कितना होगा उसका रिलेशनशिप क्या बनेगा मोमेंटम के साथ। ठीक है, बस आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, मोमेंटम का टॉपिक कंप्लीट हो गया।